गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज़ रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, उनके इम्पैक्ट की, परफॉर्मेंस की और कहाँ कहाँ वो पॉलिसीज़ फेल हुई। और उसके बाद इसमें हम एक टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे, वो रहेगा हमारा कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज़। तो उन सारे टॉपिक्स का हमें इसमें डिस्कस करना है और हमें ये भी देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे जो है चीज़ें ठीक से नहीं कर पाए हैं, वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैसे आपने भी इंटरनेशनल ट्रेड में ये पढ़ा होगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या है कि हम जो है दो देशों के बीच की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, या कई बार जो है हम जो दो कमोडिटी है उनके बीच की कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि कौन उस चीज़ के बदले में हम कितना एडवांटेज हमें मिल रहा है या हमें कुछ लॉस भी इनकर हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखनी है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बात आती है ट्रेड डेफिसिट की। कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बजट डेफिसिट अलग कैसे है, ट्रेड डेफिसिट अलग कैसे है, बीओपी क्या है, बीओटी क्या है। ठीक है, तो जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है आपका जो है रिसिप्ट जो है कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। सेम ऐसा ही ट्रेड डेफिसिट में भी है। ट्रेड डेफिसिट पे जब आपके इम्पोर्ट्स हो ज़्यादा और आपके एक्सपोर्ट हो कम, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। और हम इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ट्रेड डेफिसिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ट्रेड डेफिसिट में हमेशा एक्सपोर्ट की वैल्यू को काउंट किया जाता है और इम्पोर्ट की भी वैल्यू को काउंट किया जाता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको क्वांटिटेटिव मेजर ले लिया, आप ये कहोगे कि हमने 50 चीज़ें मंगाई है और 60 चीज़ें बाहर भेजी है, ऐसे नहीं। हमेशा ही जो है आपको उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए कि आपने कितने करोड़ के इम्पोर्ट्स मंगाए हैं और कितने करोड़ का आपने जो है बाहर बेचा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कोजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया क्या रह गए हैं, कि कोजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट क्या थे, क्या रीज़न थे कोजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट के। तो पहला जो इंडिया में रीज़न रहा है हमारे एक्सपोर्ट कम होने का और इम्पोर्ट ज़्यादा होने के, सबसे पहला रीज़न इसमें ये था लार्ज इंक्रीज इन डेवलपमेंट इम्पोर्ट्स, कि हमें जो है हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करना चाहती थी। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सबसे पहले जो है हमारे देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना था, तो हमारी मजबूरी कह लीजिए या हमारी प्रायोरिटीज़ कह लीजिए कि सबसे पहले हमने उन चीज़ों को मंगाया जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी, और वो क्या थे आपकी कैपिटल गुड्स, मीन्स मशीनरी। इंडस्ट्री के लिए टूल्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हर तरह की वो कमोडिटी हमने बाहर से इंपोर्ट की। क्योंकि क्योंकि हमें खुद की इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, इसलिए तो हमने उसको एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि राइजिंग इंपोर्ट जो है हमारे हुए हैं। तो पहला रीज़न हमारा क्या है, लार्ज इंक्रीज इन डेवलपमेंट इंपोर्ट्स, कि हमारी जो कैपिटल गुड्स थी उनका हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है। फिर है लार्ज साइज इन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, ये तो हमारी वीकनेस कह लीजिए, या कह लीजिए कि हमारे पास नहीं है क्रूड ऑयल, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और हमारा बहुत ज़्यादा जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट इस पे खर्च होता है हर साल इंपोर्ट करने में, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में। ठीक है, तो सेकेंड रीजन हमारा ये है लार्ज साइज इन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। तीसरा जो रीजन इसमें दिया गया है वो है अदर्स, फर्टिलाइजर एंड पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स। और इंडिया में तो आपको पता ही है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक ऑब्सेशन सा बना हुआ है, गोल्ड का, ज्वेलरी का, डायमंड का। तो कल्चर भी ऐसी है सोसाइटी में, कोई भी शादी है बिना अगर उसमें कोई गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो शादी जो है कंप्लीट नहीं मानी जाती है। चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो दे कुछ भी, चाहे उसके पास 1 ग्राम भी गोल्ड हो, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा। ये हमारी कस्टम है, ये कल्चर है हमारी। तो जो गोल्ड है, प्रीशियस स्टोन्स है, ये सब जो है ज्वेलरी है जो हमारी कल्चर का एक पार्ट है।
तो इसलिए यहाँ पे इंडिया में इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। कंजप्शन ज़्यादा है तो इसकी डिमांड भी फिर ज़्यादा ही होगी, तो इसलिए इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा। सेकंड जो इसमें रीजन दिया गया है, मॉडेस्ट ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें पहला दिया गया है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कि जब सोवियत यूनियन को अलग किया गया तो उससे भी हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स थे उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। फिर था लो वर्ल्ड डिमांड, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन फॉरेन कंट्री, कि कई देशों पे जो है इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगी। वो उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि हर देश की ट्रेड पॉलिसी अलग है, हर देश का जो एग्जिम अपना इंस्टीट्यूशन है वो अलग तरीके से उसका मैकेनिज्म सेट होता है कि कैसे हमें अपनी ट्रेड पॉलिसी लेके चलनी है। फिर है कॉस्ट एंड क्वालिटी। ये हमारी हाई कॉस्ट पड़ी है बहुत सारी कमोडिटी में, जो कमोडिटी हम खुद नहीं बना सकते थे। ये कह लीजिए कि मेक इन इंडिया में तो हम यही कहते हैं कि हमें जो है खुद यहीं पे किसी कमोडिटी को बनाना है या उसको असेंबल करना है। उसके लिए एक करेज चाहिए, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा रही, तो हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट होता रहा। फिर है लो क्वालिटी और उसके बाद है ग्रोइंग कंपटीशन, कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया हमारे लिए भी ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती गई कि कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को अच्छे तरीके से बाहर भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत और थी कि हमारा प्रोडक्ट कुछ टाइम तक तो बहुत ही हिट रहा, सही बताएं आपको। स्पाइसेस में आज हम नंबर 1 है, कॉफ़ी में भी हम ठीक है, ब्राज़ील के बाद हमारा ही नंबर आता है कॉफ़ी के मामले में। उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर में हम फर्स्ट हैं, जो हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बाहर जाती है दूसरे देशों में, उसमें हम फर्स्ट हैं। तो कुछ चीज़ों में हमने जो है, जैसे आईटी की जो चीज़ें हैं, आईटी की जो सर्विसेज हैं, उनमें हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हम उनके एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या वो उनकी वैल्यू, उनकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके कहते हैं पब्लिसिटी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है जिससे कि वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कि हमारे एक्सपोर्ट उतने अच्छे से पॉलिश नहीं होते। इंपोर्ट कुछ चीज़ों का ऐसा है कि हमें कंपलसरी वो करना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था क्रूड ऑयल का दिया हुआ था, या आपका कैपिटल गुड्स का दिया हुआ था, क्योंकि अभी हम जो है डेवलपिंग नेशन है और हमें इसके लिए बहुत आगे तक चलना भी है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है मेजर टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको हम जो है करेक्ट कैसे करें, कि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे होगी। पहला यहाँ पे जो लिया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड रिस्ट्रिक्शन, एंड सेकंड आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन। इन दो की यहाँ पे बात हुई है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं आपको सिंपल वे में मतलब बताऊं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हम जो है कोई कमोडिटी बाहर से मंगा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे बहुत फेमस है, मान लीजिए आपका कोई मोबाइल लगा लीजिए, मोबाइल की बात करते हैं कि कोई मोबाइल है खास एक स्पेसिफिक कंपनी का, उसके कुछ ऐसे फीचर हैं जो हम इंडियंस को बहुत अच्छे लगे, तो हम उसके लिए जो है बाउंड है, उसको हमें मंगाना ही पड़ेगा। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट एक डिसीजन लेते हैं कि क्या हम उसी क्वालिटी का उसी फीचर वाला फ़ोन बना सकते हैं। तो अगर हम कोशिश करते हैं सेम वैसी कमोडिटी या सर्विस प्रिपेयर करने के लिए जिसकी डिमांड है, तो उसे हम कहेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हमने उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है ताकि वो चीज़ हमारे देश में ही बने और बिके। बिकने में कोई इशू नहीं है, बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो सीरियस इशू हैं वो क्या है कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। क्योंकि एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ आपको कि चाइना में जो मोबाइल की कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है, और इंडिया इतनी कम कॉस्ट तक तो मुश्किल है जाना, क्योंकि उनके कुछ और भी रीजन है चाइनीज़ गवर्नमेंट के, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद भी सब्सिडी देती है। जो हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाती है, कि मान लीजिए कि एक मोबाइल बनाने में कॉस्ट 1000 रुपये आई है, तो उस 1000 में से 500 जो वो कंपनी का बेयर करेगी और 500 जो है गवर्नमेंट बेयर करेगी। क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
चाइनीज़ गवर्नमेंट का अटेंशन रहा ही इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है। उसने कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दी है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अब जो है प्रायोरिटी जो मिल रही है वो सर्विस सेक्टर को मिल रही है। तो मैं आपको ये बता था कि अगर हमें जो है अगर इसको क्रैक करना है, जो आपका इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट का जो गैप है उसको फिलअप करना है, तो उसके लिए पहले तो आपको जो है इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आपका मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सारे हैं इसमें, जिसमें हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्यों ना हम खुद ही वो चीज़ यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दें। हम सभी चीज़ों में तो नहीं हो सकते, इसलिए मोदी जी ने भी कहा था कुछ साल पहले कि ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ें यहीं पे बनाए। हम सिर्फ मेक इन इंडिया में सिर्फ मेक नहीं करना है, मेक इन इंडिया में आप असेंबल भी कर सकते हो। कि मान लीजिए कि आप कोई लैपटॉप बना रहे हो इंडिया में, कंप्यूटर बना रहे हो, पीसी बना रहे हो, तो अगर आप सब यहीं पे बनाओगे सब कुछ तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप उसे असेंबल करोगे। असेंबल मीन्स उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो आप अलग अलग जगह से मंगाओगे। कि मान लीजिए कि जैसे मदरबोर्ड है, हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमें पता लगता है कि हमारा जो स्पेसिफिक मदरबोर्ड है वो सबसे कम कीमत पे आपको जो है वियतनाम से मिलेगा, तो हम वहाँ से मंगा लेते हैं सस्ते सस्ता, जो हमें सबसे लो कॉस्ट में पड़ रहा है। उसके बाद फिर जो है आपकी जो डीवीडी राइटर है वो किस देश से सस्ता पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मॉनिटर है या एलईडी है, डिस्प्ले है, वो आपका किस देश से आपको चीप पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हो। जब आपके पास सारे पार्ट्स आ गए तब आप उसको क्या करोगे, असेंबल कर दोगे और आपका लैपटॉप रेडी हो जाएगा। तो वो भी जो है मेक इन इंडिया है, वो भी जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, क्योंकि आपने वो जो है चीज़ अपने देश में ही रेडी कर ली है। तो ये है आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें अगली चीज़ लिखी हुई है रिस्ट्रिक्शन। सीधी सी बात है, अगर हम किसी देश में अगर किसी चीज़ का, किसी कम्युनिटी का, सर्विस का कंजप्शन कम करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा महंगा करना पड़ेगा। और महंगा कब होगा, जब आप उस पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे आप उसके ऊपर, तब आपका वो जो इंपोर्ट है वो कम हो सकता है। तो ऐसे ही है कि आपको जो है टैरिफ रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना है। कोई स्पेसिफिक कमोडिटी है उस पर आप अपना जो है टैरिफ ज़्यादा कर दो तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड उसकी कम हो जाएगी। ये हमारे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ते ही हो। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो किसी कम्युनिटी पे। मान लीजिए कि चाइना जो है, जो चाइना की जो एक शिप आती है उसमें जो है 1 लाख मोबाइल आते थे पहले, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी और कहा कि आप जो है एक मंथ में 50,000 से ज़्यादा मोबाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। वो क्या क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। कि आपने उसकी क्वांटिटी को चेक कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये बात तो ये थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की और इसके रिस्ट्रिक्शन की। अब अगली जो बात है वो आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन की। ये बहुत ही क्रिटिकल है हमारे लिए कि हमारा ये तो कुछ ऐसा लगा लीजिए, मान लीजिए कि आपको एक हलवा बनाना आता है अच्छे से, आप बहुत अच्छा हलवा बनाते हो, लेकिन वही बात है कि किसी को पता नहीं है उस चीज़ का। अगर आप ये चाहते हो कि आपका हलवा जो है फेमस हो, पता लगे आसपास के पड़ोस वालों को, लोगों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा सैंपल देना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको एक कटोरी खिलानी पड़ेगी। पहले आपको चेक कराना पड़ेगा ना कि देखो ये मेरा हलवा है, मैंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा बना है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी ऐसे ही है। अगर आपको अपना एक्सपोर्ट जो है उसको पब्लिसिटी देनी है तो आपको कुछ फ्री सैंपल भी देने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास भी आते हैं ना, जैसे टीचर के पास आती है स्पेसिमेन बुक आती है सैंपल के तौर पे कि सर ये बुक हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप इसे पढ़ लो और बच्चों को सजेस्ट करो कि यही बुक खरीदें। अगर वो हमें सैंपल नहीं देंगे तो हम बिना बुक को देखे हम आपको कैसे सजेस्ट कर देंगे कि ये बुक अच्छी है, ये बुक ख़राब है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट स्टार्टिंग में बेयर करनी पड़ती है ताकि लोग उसके थोड़े हैबिचुअल हो जाए। तो यहाँ पे लिखे हुए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला क्या है,
सेटिंग अप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, कि हम जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आइडेंटिफाई करते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी 1991, उसके बाद इनकम टैक्स कंसेशन टू एक्सपोर्टर, ये तो अभी हो ही चुका है। सेटिंग अप एग्जिम बैंक, कि जो है एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ये बात यहाँ पे लिखी है कि जो एक्सपोर्टर है उनके जो है इनकम टैक्स में छूट मिले। अब सीधी सी बात है, एक एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करता है, 10 रुपये वो कमाता है, अब 10 में से 4 रुपये उसको देने पड़ जाए एज ए टैक्स, 6 रुपये बचे, तो उसका फिर फ़ायदा क्या होगा, उससे वो क्या होगा, डिस्करेज होगा। वो जो है उसको इंसेंटिव देना चाहिए, ना कि उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाए। अब और आगे चलते हैं। फिर बात हुई है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं मेनली भेजते हैं। तो पहले जो हमारा एक्सपोर्ट का जो 9.9 हिस्सा है वो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर में आपका बासमती आ गया, आपका राइस है जो बहुत फेमस है, बासमती राइस है। फिर उसके बाद स्पाइसेस आ गए, कुछ और इसमें आपके फ्रूट्स आ गए जो वर्ल्ड फेमस है, वो उनका ये जो है 9.9 है। उसके बाद है ओर्स एंड मिनरल्स, जो आपके खनिज तत्व हैं वो 4% है। उसके बाद आपके मैन्युफैक्चर गुड्स है। मैन्युफैक्चर गुड्स में आपको एक कॉमोडिटी लगा लीजिए, जैसे इसमें बहुत बड़ा पार्ट आ गया, जैसे आपका कुकिंग का जो आपका सामान है, कुकर है, स्टोव है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट जो मैन्युफैक्चर है कॉमोडिटी, वो सब जो है 68%। उसके बाद है क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कोल, कि जो आपका क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसकी भी यहाँ पे बात हुई है कि वो कैसे यहाँ पे भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हो, अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, जो क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये हम जो है प्रोसेस करके वापस भेज रहे हैं दूसरे देशों को। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है रिजर्व नहीं है को क्रूड ऑयल के, लेकिन हमने जो बाहर से कच्चा तेल मंगाया है क्रूड ऑयल, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, उससे हम एलपीजी बन जाती है, सीएनजी बन जाती है, डीजल बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, सारी चीज़ें हमने बना ली। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम पहले अपनी खुद की जो हमारी इंडिया की डिमांड है उसको पूरा करते हैं पेट्रोल से, और उसके बाद जो सरप्लस है उसको हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो नेबर कंट्री है उनको भी होता है। अदर एंड अनक्लासिफाइड ये 1.2 है, टोटल हमारा 100% हो गया है। तो यहाँ पे अब कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट को और ध्यान से बताया गया है। सबसे ज़्यादा 68% है आपका मैन्युफैक्चर गुड्स का, कि आपके जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हम बाहर भेजते हैं। 70% आपका है प्रोसेस किया बेसिकली, इसमें हमारा जो है कोल भी है, कोयला भी इसमें शामिल है। 10% है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का, जो हमारी अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उनका, और आपको उसके बाद ओर्स एंड मिनरल्स है, और 1% आपका अदर्स कमोडिटी है। अब ये और भी इम्पोर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, कि हम जो चीज़ें मंगा रहे हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें मेन है आयात करने में, इंपोर्ट में। तो हम डायरेक्ट पाई चार्ट की बात करते हैं, सीधा आप समझ जाओगे। सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है ये हो रही है हमारे फ्यूल की, जो मैंने आपको पहले बताया था, कच्चा तेल कह लीजिए, क्रूड ऑयल कह लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट। उसके बाद इसके बाद इसमें दिया गया है 49 उन्होंने अदर्स लिया है, अदर्स में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आपका जो है फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल कम है 1.9%। उसके बाद आपका जो है फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, ये आपका ऑरेंज कलर शो किया गया है, लगभग 3% है। कैपिटल गुड्स 13.1%, जो आपकी मशीनरी है, मशीनरी के जो पार्ट्स है वो सब जो है इसमें आ गए हैं आपके। तो ये आपके इंपोर्ट का कंपोजिशन है। फिर ये बात आती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की, हमारा ट्रेड किस किस देशों से आ रहा है, ये हमने पहले भी बात की थी, फिर से बात करते हैं इसके बारे में कि हमारे ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से आ रही है। इंपोर्ट की बात कर लेते हैं पहले, कि हमारे इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो पहले आपका चाइना है, फिर आपका यूएई है, स्विट्ज़रलैंड है, सऊदी अरबिया है, यूएसए है, इराक है, जर्मनी, कुवैत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया।
ये इस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये हमारा है। उसके बाद बात आती है एक्सपोर्ट कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस किस देश को करते हैं। तो पहला आपका यूएई है, फिर यूएसए, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूके, इंडोनेशिया, बेल्जियम। तो ये हमारी डायरेक्शन है। अब जो है हम एनालिसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड देखते हैं कि हमारे जो ट्रेड की डायरेक्शन है उससे क्या हासिल होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है इसमें, यूएई इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय चाइना, कि चाइना के बाद जो हमारा यूएई कंट्री है वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिम मार्केट्स, जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसने कुछ खुद की मार्केट्स भी डेवलप की गई हैं। उसके बाद है कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डायरेक्शनल पैटर्न ऑफ ट्रेड, कि कॉन्स्टेंटली जो हमारा ये पैटर्न है ट्रेड का ये चेंज भी होता रहता है। जो कंट्रीज आप अब देख रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, आज से 20 साल पहले वो नहीं थी। आज से 20-25 साल पहले हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते थे वो रशिया से करते थे, लेकिन अब रशिया का इतना बड़ा पार्ट नहीं है ट्रेड में। उसके बाद ग्लोबल रिसेशन रिड्यूस ट्रेड इम्बैलेंस। उसके बाद है बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद 5 कंट्री, एशिया एंड एशियन कंट्री इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ये इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे। तो सीधी सी बात, अगर आप वैल्यू की बात करो, जैसे मैं पहले बताया था, पहले जो इंपोर्ट की वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, $235 बिलियन, और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है, $142 बिलियन। तो हमें वैल्यू पे ध्यान देना है कि वैल्यू ज़्यादा कहाँ से है। और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट को यहाँ पे पाई चार्ट से शो किया गया है, ये इतने बिलियन डॉलर चाइना से है, फिर यूएई से है, ऐसे ऐसे करके ये क्वांटिटी जैसे जैसे कम होती जा रही है ऐसे ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद इन्होंने जो है डिफरेंस शो किया गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि जो डिफरेंस उनमें क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कि जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो शो करता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को शो करता है। और दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए ईयर, कि एक साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं कौन से ज़्यादा है कौन से कम है, उन दोनों जैसे एक बैलेंस शीट होती है ना, वैसे आपका बीओपी होता है। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है कि क्या इसमें मेन डिफरेंस है। तो ये तो पहला क्या है, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ट्रेड्स ऑफ गुड्स ओनली, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो बात होती है वो होती है जो ट्रेड की जाती हैं वस्तुएं उनकी बात होती है। और बैलेंस बीओपी में क्या बात होती है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज की बात होगी और गुड की भी, दोनों। तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक ब्रॉड टर्म है, ये बड़ा है, और ये जो है स्मॉल टर्म है। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, कि इसमें मशीनरी की बात नहीं होती, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन की बात नहीं होती, इसमें कैपिटल सरप्लस की बात नहीं होती। लेकिन बीओपी अकाउंट में जो है हमारा कैपिटल नेचर होता है, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो वो इसमें है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो है इसका पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इट इज़ मोर कंप्रहेंसिव एंड हैज़ 3 अकाउंट्स ऑफ विच बीओटी इज ए पार्ट, जिसके जो है बीओपी के 3 जो है पार्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अभी इन्होंने बात की है, तो इन्होंने जो है 2 अकाउंट बताए हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इन्होंने लिखा है करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, मनी सेंट एंड रिसीव्ड इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विस गोज हियर, कि जो हमने ट्रेड किया है उससे जितना पैसा आया गया है वो जो है हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में एनआरआई सेंडिंग डॉलर फ्रॉम दुबई एंड अमेरिका रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, कि जो एनआरआई हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो बाहर से विदेश से पैसा भेज रहे हैं इंडिया में, वहाँ उनका जो पैसा है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सिंस द मनी वी स्पेंड इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल इज क्वाइट लार्जर देन द मनी वी मेक वाइल एक्सपोर्टिंग स्टफ,
कि हम अकेले तेल पे इतना पैसा लगा रहे हैं उसको इंपोर्ट करने में, जितना कि हम दूसरी जो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम पड़ जाता है। लोन टेकन फ्रॉम IMF वर्ल्ड बैंक, कैपिटल अकाउंट में ये ले जाता है कि जो हमने कर्ज लिया है दूसरे देशों से वो। सो फॉर इंडिया इम्पोर्ट्स आर लार्जर देन एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है, हमने पहले बताया था इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट की कम है। टाटा बाइज ब्रिटिश कंपनी, सम जैपनीज कंपनी बाई इंडिया कंपनी, दैट काइंड ऑफ मनी इज ऑल्सो काउंटेड इंडियन। कि भाई किसी कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को, या किसी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर किया, तो उससे जो पैसा आएगा या जाएगा वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगा। सो मनी गोइंग आउट, मनी कमिंग इन, सो वी हैव डेफिसिट इन करंट अकाउंट। तो पैसा अगर ज़्यादा जा रहा है बाहर, सीधी सी बात है, और कम आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में, यानी घाटा। सिंपल सी बात है ना। अब आपकी जेब से मैं 10 रुपये निकाल दूँ और 2 रुपये रख दूँ, तो आप घाटे में रहे ना डेफिसिट की, 8 रुपये का आपको डेफिसिट होगा। तो ये बात भी यहाँ पे होगी। ONGC buys some oil reserve in Russia, some French company buys thorium mine in India, the kind of money also counted here। कि मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हैं उन पे अगर इंडिया वाले उन पे कब्जा करते हैं, उनको खरीदते या बेचते हैं, उनसे जो पैसा आएगा या जाएगा वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। इन शॉर्ट मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज क्लासिफाइड इन करंट अकाउंट। कि बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताएं, जो ट्रेड करने से पैसा आएगा या जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग गोज हियर इन कैपिटल अकाउंट। कि यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है और जो उधार है वो यहाँ पे इंक्लूड होगी। सो आई होप कि आप जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो कैपिटल अकाउंट के आगे इन्होंने बात की है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, और उन्होंने डिटेल में बताया है। पहला आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें FDI और आपका जो है FPI जो है, एक तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें काउंट होगा, और आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी इसमें काउंट होगा। सेकंड आपका लोन्स, जो आपने IMF या वर्ल्ड बैंक या किसी और बैंक से लिए हैं वो सब। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, या आपने किसी और कंपनी से लिए हैं, थ्रू शेयर मार्केट लिए हैं, कैसे भी। फिर है बैंकिंग कैपिटल, आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट, जो आपके NRI है वो करते हैं। उसके बाद आपका डेट लाइबिलिटीज, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे जो है स्टेजेस दी गई हैं, ये इम्पोर्टेंट हम सबके लिए जानने के लिए। इसने जो है लगभग 5 स्टेज में इसको जो है इन्होंने इसको डिवाइड किया है। पहली जो स्टेज है वो आपकी 1951 से 1951 से लेके 75-76 तक, स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकंड 77 से 80 तक, और स्टेज थर्ड आपकी 81 से 90 तक, और उसका स्टेज 4 आपकी 91 to 2002, और उसके बाद की जो है लेटेस्ट अभी चल रही है। जिन्होंने इस स्टेज में इसको डिवाइड किया है। तो स्टेज 1 में क्या था, स्टेज 1 दिस पीरियड कवर द फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान, कि इसमें जो हमारी थी 4 पंचवर्षीय योजना इसमें शामिल थी। फर्स्ट प्लान का क्या मकसद था, डेफिसिट इन। तो सेकंड प्लान में जो हमारी बात हुई थी, सेकंड प्लान में बात क्या हुई थी कि हमारा जो डेफिसिट इन BOP था वो इंक्रीज हुआ 1725 करोड़। वैसी भी सी बात है, जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे पास अंग्रेज कुछ भी नहीं छोड़ के गए, ठीक है, सिवाय रेलवे के 1-2 चीज़ें छोड़ के कुछ भी नहीं था। ना एग्रीकल्चर डेवलप थी, ना इंडस्ट्री सेक्टर था, और सर्विस सेक्टर तो आप जो है। तो जो थर्ड प्लान था उसमें भी हमारा BOP इंक्रीज हुआ, 1951 करोड़ हो गया। उसके बाद जो है 3 एनुअल प्लान्स वेयर डेफिसिट रोज टू 2015 करोड़, लगभग 2015 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ। फोर्थ प्लान में जो है हमारा फेवरेबल था 100 करोड़। इसके पीछे एक रीज़न रहा कि फेवरेबल क्यों हुआ, क्योंकि
बीच में जो है हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उससे एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं पॉजिटिव फैक्टर रहा हमारा। इसलिए ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जब हमारा बीओपी फेवरेबल हुआ, कब, फोर्थ प्लान में, यहाँ पे फर्स्ट टाइम। यहाँ पे रीजन भी दिया गया कि फर्स्ट प्लान में क्या था। फर्स्ट प्लान का रीजन क्या था कि क्यों उसमें बढ़ा, ह्यूज डेफिसिट बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस एंड बैकवर्डनेस। कि सीधी सी बात है, पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो उसको नहीं पता होता है कैसे काम कैसे करते हैं, तो पुअर गवर्नेंस की वजह से हमारे जो है हमें वो बीओपी हमारा डेफिसिट बढ़ा। सीधी सी बात है, क्योंकि एकदम से तो कोई नहीं एक्सपर्ट बन सकता है ना, पहले हम गलतियाँ भी करते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं। तो फर्स्ट 5 प्लान में गवर्नमेंट के पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक सेंस थी वो कम थी उस टाइम पे। लेकिन वेल जो गोल था गवर्नमेंट का तब भी कहीं ना कहीं वेलफेयर ही था, कि वेलफेयर करना है लोगों का। सेकंड जो प्लान है, सेकंड क्या है, हैवी इंपोर्ट्स ऑफ मशीन, रॉ मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा। कि जो हमने इंपोर्ट्स किया किसका, मशीनरी का, रॉ मटेरियल का और अनाज का। क्योंकि उस टाइम पे अकाल वगैरह भी काफ़ी पड़ते थे, देश में सूखा पड़ गया, कभी कोई महामारी फैल गई, प्लेग हो गया, चेचक हो गया, काली खांसी हो गई। तो इस टाइम पे ये बहुत भयंकर बीमारियां मानी जाती थी और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती थी। तो इसलिए भी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो, जो हमारा डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ। थर्ड प्लान, थर्ड की बात करें तो लार्ज इंपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंडो चाइना एंड इंडो पाक। फिर हमारा डेफिसिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने अब की बार जो है डेवलपमेंट गुड्स मंगाने की बजाय मिलिट्री के वेपन्स, आर्म्स, वो सब मंगाना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे 2 युद्ध हमने लड़े थे, एक तो इंडो चाइना और एक इंडो पाक हुआ। तो इसलिए भी हमारा जो है डेफिसिट फिर से इंक्रीज हुआ। फोर्थ मैंने कहा कि फेवरेबल हुआ, उसके रीज़न क्या थे। पहला जो रीज़न था वो था राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इंपोर्ट्स, कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट थोड़े कम हुए। इंपोर्ट्स कम क्यों हुए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, और जो हम अनाज पहले जो बाहर से मंगाते थे, अमेरिका से मंगाते थे, वो अब हमने मंगाना बंद कर दिया। सेकेंड है कंसिडरेबल राइज इन रिसिप्ट फ्रॉम इनविजिबल आइटम्स। फिर अगली स्टेज आती है जो हमारी फ्रॉम 1976 टू 1977 टू 1979-80, ए डिकेड ऑफ कंफर्ट। कि इसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया की हालत ठीक रही। यहाँ पे इन्होंने इसको गोल्डन पीरियड बोला है। देखो उन्होंने क्या कहा है, गोल्डन पीरियड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद करंट अकाउंट सरप्राइजिंग ऑफ 0.6% ऑफ जीडीपी। अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। गेन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट रोज टू 3082 करोड़। इट वाज बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कि ये गोल्डन पीरियड था तो क्यों था, पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन रहा। फिर है हाई रिमिटेंस फ्रॉम इंडियंस वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज। थर्ड था टूरिस्ट अट्रैक्शन, कि टूरिज्म बढ़ा। उसके बाद राइज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, इलेक्ट्रिक मोटर, मशीन टूल्स। कि जो एक बूस्ट था, एक जो बूस्टर था, उसने यहाँ पे काम किया। हमारी जो इंडस्ट्री अच्छे से रन करने लगी, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा रैपिड हो गया। एग्रीकल्चर में भी हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। तो हमारे 2 सेक्टर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे इस पीरियड में। हमारा जो एग्रीकल्चर तो इंडस्ट्री सेक्टर था उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें दिखाई। फिर है इट रिड्यूस। इसमें क्या क्या कम हुआ, ऑयल इंपोर्ट्स कम हो गए। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड गोल्ड स्मगलिंग जो थी वो कम हो गई। इंश्योर्ड कंटिन्यूस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन एड। विदेशी सहायता हमें मिलती रही टाइम टू टाइम, कभी वो आईएमएफ ने की, कभी वो वर्ल्ड बैंक ने की, लेकिन हमें मिलती रही वो। स्टेज 3, इसमें लिखा है इकोनॉमिक क्राइसिस 81 से लेके 90 तक, यानी कि जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हमें पड़े, ये तब की बात है। तो इस पीरियड को इन्होंने नाम दिया है इकोनॉमिक क्राइसिस। इसने लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, इंडियाज बीओपी वाज इन डिसइक्विलिब्रियम एंड इंडियन इकोनॉमी वाज इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। कि जो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बिल्कुल पूरी तरह से असंतुलित हो गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, 1.3% हो गया था जीडीपी का। करंट अकाउंट डेफिसिट become 2.4% of GDP in 7th plan. India became the third largest indebted country in the world after Mexico and Brazil.
अगर सबसे बड़े कर्जदार देश की बात करें तो इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आ गया था, जिसको सबसे ज़्यादा कर्ज देना था। हमारी जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे देश है उनका। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेक्सिको था, फिर ब्राज़ील था और तीसरे नंबर पर इंडिया था। इतना हमारे इंडिया के ऊपर कर्ज हो गया था। दिस इज वाज ऑन अकाउंट ऑफ ऑयल शॉक ऑफ 79-80 दैट द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज ड्रास्टिकली। एक तो जो है तेल से सारी चीज़ चलती है, फ्यूल से सब चलता है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। तो उसके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गए। रेमिटेंस डिक्लाइन, कुछ जगह पे हमें जो है छूट नहीं मिली। इन्फ्लेशन ग्रो, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिजिकल डेफिसिट ग्रो, कि हमारा जो है राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसके पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट इंक्रीज, गवर्नमेंट 2 बार बीच में गिरी और बनी दोबारा से। फॉरेन एड रिड्यूस, अब जैसे गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है तो उस गवर्नमेंट की कौन हेल्प करेगा, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी हमने जो है इस स्टेज में इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया है। फिर है स्टेज 4, 1991 टू 92 टू 2001 टू। इसमें क्या था? इसमें फिर वही था, हमारे इकोनॉमिक फॉर्म्स आए थे और धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ था। 8th प्लान में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जब हम इकोनॉमिक फॉर्म्स करने पड़े उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास 1 वीक का ही रिजर्व था फॉरेन करेंसी का। अनफेवरेबल बीओपी था, डीवैल्यूएशन, डी कंट्रोल, लिबरलाइजेशन वर इंट्रोड्यूस, ये हमें करना पड़ा। मेन रीजन फॉर द डेफिसिट वर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इन दो चीज़ों की वजह से ही जो है हमारा बीओपी पूरी तरह से डैमेज हुआ। फिर है 2009 प्लान, फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द प्लान रिकॉर्डेड डेफिसिट ऑफ 69,434 करोड़, लास्ट ईयर रिकॉर्डेड। तो इसमें कुछ रीजन भी दिए गए हैं कि क्यों हमने थोड़ा इम्प्रूव किया। डायनामिक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, हमने अपने आप को संभाला। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट रहा है। देखो, अगर वो नहीं होता शायद आज हमारी इकोनॉमी इस स्टेट पे नहीं होती, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होती। तो एक्सपोर्ट जो है रैपिडली बढ़े, क्योंकि हमने सारे दरवाजे खोल दिए, अपनी इकोनॉमी को हमने ग्लोबलाइज किया, लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया। तो उससे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े। इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर सर्विस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तब तक आ चुकी थी। रिड्यूस नॉन ऑयल इंपोर्ट डिमांड। उसके बाद का ये है डेटा हमारा, ये आप देख लेना कि इसमें क्या क्या बातें हुई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ये ट्रेंड शो किया गया है कि कैसे कैसे हमारा एक बार जो है बिल्कुल ही हाई पे था, फिर लो गया, फिर हाई हुआ, फिर अगेन ये रिड्यूस हुआ। उसके बाद आती है पॉलिसी मेजर टू मैनेज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे तरीके ऐसे तो नहीं है कि 100% ही ठीक है, लेकिन ये उस डायरेक्शन में काम तो कर ही सकते हैं। ये बात पहले भी की है, इंपोर्ट रिडक्शन एंड सब्सटीट्यूशन। सेकंड है एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। उसके बाद है टैपिंग इंडिविजुअल। उसके बाद है इंक्रीज एफिशिएंसी। उसके बाद है इंक्रीजमेंट ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक, बायलेटरल एग्रीमेंट, एक्सचेंज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। और ये फेमा जो पहले फेरा था उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो लेकिन ये सारे पॉइंट्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो दो है। ये दो ही सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करना है तो ये दो आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे। उसके बाद 1991 से पहले ट्रेड पॉलिसी, अल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे आप फर्दर नॉलेज के लिए इसको आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, कि जो हमारी इंडियन करेंसी थी उसको कितनी बार कन्वर्ट किया गया, क्या रीज़न थे, क्या उसके रिजल्ट निकला। तो उसकी यहाँ पे बात हुई है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इन इंडिया सम डिकेड्स बैक द एक्सचेंज रेट वाज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई फॉर कन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन एक्सचेंज। By virtue of this control, all the foreign exchange earned was to be sold to authorized dealer, and if we want to purchase foreign exchange, we have to seek permission of central bank। क्योंकि कुछ दशकों पहले जो था आरबीआई ही पूरी तरह से कंट्रोल करता था कि हमारे जो रुपीज़ है उसको कैसे कन्वर्ट करना है डॉलर में, या डॉलर को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हम इस चीज़ को खुद चाहते हैं, अगर हमें कोई करेंसी चाहिए
अगर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए रुपीज़ की जगह या रुपीज़ चाहिए किसी करेंसी जगह, तो हमें जो है आरबीआई की परमिशन पहले मांगनी पड़ती थी। The main purpose behind this was to utilize the foreign exchange earned by the resident as per the priority fixed by the government. These controls were necessary at that time as India was underdeveloped country and its exports were limited to agriculture products and raw material and it is used to import only consumable goods. कि उस टाइम पे ये डिसीजन ठीक था कि आरबीआई ही इन चीज़ों को देखे, और उस टाइम पे क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट लिमिटेड थे, हम जो है अंडर डेवलप कंट्री थे, डेवलप के रास्ते में हम ज़्यादा आगे बढ़े नहीं थे। But now India is a fast developing country and one of the most preferred countries for investment by foreigners. India could not restrict its foreign trade as it needs to go further. So government has allowed convertibility of rupees in phased manner on current account transaction, but full convertibility of currency for capital account transaction is still a distant dream. फुल कन्वर्टेबिलिटी को अभी भी अलो नहीं किया गया है, लेकिन आप कुछ इसको फेज में इन्होंने अलो किया है कि आप कर सकते हो करंट अकाउंट के बेस पे। तो पहली बात आती है मीनिंग की। मीनिंग क्या है? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी मीन्स व्हेन करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी freely converted into foreign exchange at market determined rate of exchange, that is exchange rate as determined by demand for and supply of currency. For example, convertibility of rupee means that those who have foreign exchange, for example dollars, can get them converted in rupees and vice versa at the market determined rate of exchange. बस इसमें तीन चीजें हैं देखो मेन सी, कि एक इंसान है, उसके पास जो है $1 है सिर्फ, ठीक है, उसके पास जो है $1 है और उसे जो है रुपीज़ चाहिए उसके लिए। तो जो मार्केट का जो एक्सचेंज रेट होगा, इसमें जो दिया गया ना रेट ऑफ एक्सचेंज है जो, उस हिसाब से आपको रुपीज़ मिल जाएंगे। और मान लीजिए कि वो आपका 160 है, ठीक है, कि आपको $1 देके 60 रुपये मिल रहे हैं, तो आपका क्या है वो मार्केट एक्सचेंज रेट है। तो ये सिंपल सा है कि आपने जो है इसको कर लिया। या ये भी हो सकता है कि उसके पास जो है रुपीज़ और उसे डॉलर चाहिए, तब ये जो एक्सचेंज रेट उल्टा हो जाएगा 60:1, कि आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे तब आपको ₹1 मिलेगा। तो ये ज़रूरी है। तो इसने लिखा है कि रुपीज़ इज बोथ कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? ये पहले भी हुआ था हमारा डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले। इट मीन्स ऑल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज एंड इंडिविजुअल लाइक सर्विसेज। कि करंट अकाउंट में जो हम बात करते हैं वो ट्रेड की करते हैं, कि किसी और ट्रेड के लिए करेंसी की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी रुपीज़ कन्वर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो वो आगे जो फॉरेन करंट जो है फॉरेन नेशंस है, वो आपसे रुपीज़ थोड़ा लेंगे, वो तो आपसे डॉलर मांगेंगे, क्योंकि डॉलर इज ए यूनिवर्सल करेंसी और सारे ट्रांजैक्शन जो है डॉलर्स में होते हैं। तो इसलिए डॉलर इतना रेयर है, वैल्यूबल है। तो सीधी सी बात है, तो वो क्या करेगा, जिसने इंपोर्ट की है कोई चीज़, मान लीजिए किसी ने कुछ बाहर से मंगाया है, हमने मान लीजिए यूएसए से कोई गैजेट मंगाया है, कुछ भी गैजेट, तो वो यहाँ पे आ गया, तो हम उसे रुपीज़ तो नहीं दे सकते ना, हमें उसको डॉलर ही देने पड़ेंगे। या आप मान लीजिए कि आपने अमेजोन से कुछ मंगा लिया गैजेट, वो कनाडा से आया है, ठीक है, तो आप ठीक है, आप अमेजन डिलीवरी वालों को आप रुपीज़ में दोगे करेंसी, लेकिन वो तो आगे उनको जो है डॉलर में देगा। उसके बाद व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? बाय कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वी मीन दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल फ्लो पोर्टफोलियो कैपिटल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो ब्रॉड फंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट, ये करेंसी इज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन एक्सचेंज और वाइस वर्सा। कि आपको शेयर मार्केट के लिए अगर आपको करेंसी चाहिए अलग, तो उसके लिए भी ये अलाउड है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सब चीज़ों के लिए। फिर है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स व्हेन फॉरेन एक्सचेंज पाउंड स्टर्लिंग यूएस डॉलर रिसीव फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विस कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड टू इंडियन रुपी एंड वाइस वर्सा। बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, तो ये टॉपिक आप आसानी से पढ़ सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की फ़ायदे क्या है। पहला तो फ़ायदा यही है, इंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट। Market rate remains generally higher than the official determined exchange rate. This implies that the from given exporter can get more rupees against foreign exchange. This will help to increase export. कि दो रेट है, एक तो गवर्नमेंट का रेट है और एक मार्केट का रेट है। तो जो आपका
मार्केट का रेट है, एक्सचेंज रेट, वो गवर्नमेंट के रेट से थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसमें एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा रुपए में उसको बिक जाता है। फिर सेकंड आपका जो रीज़न है वो है आपका क्या, फर्स्ट ये हमारा हो गया। सेकंड है इंक्रीज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। Imports become expensive due to convertibility of rupee, so it discourages import and boosts import substitution। कि अगर हम जो है हमारी जो करेंसी कन्वर्टिबल है तो उससे हमारे इंपोर्ट जो है महंगे हो सकते हैं। तो महंगे इंपोर्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेक इन इंडिया का सहारा लेते हैं, असेंबल करते हैं, मेक करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है इंसेंटिव टू रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड। अर्लियर एनआरई यूज टू सेंड मनी इलीगली टू इंडिया सच एज हवाला मनी एंड gold etc. But due to removal of restriction, NRI can easily remit money to India. It will help to improve balance of payment। अब सीधी सी बात है, पहले तो जो ये अलाउड नहीं था, तो जो हमारे एनआरआई थे, जो हमारे इंडियंस बाहर के देश में थे, वो इलीगली पैसा भेजते थे, कैसे हवाला के थ्रू या सोने की तस्करी करवाते थे, इलीगली गोल्ड यहाँ पे भेजते थे। उसके बाद वो सारी प्रतिबंध जो है गवर्नमेंट ने हटा दिए। तो अब जो है एनआरआई जो है, जो डॉलर जो वैल्यूएबल है वो यहाँ पे इजीली भेज देते हैं, और वो यहाँ पे फिर जब डॉलर यहाँ पे आए तो डॉलर यहाँ तो चलेंगे नहीं ना, तो उसके लिए हमें किसी एक्सचेंज पॉइंट पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास $100 आए हैं, तो $100 को हम लेके जाएंगे एक्सचेंज पॉइंट पे, वहाँ से रुपीज़ लेंगे और वो $100 जो है गवर्नमेंट के पास चले गए। रिडक्शन इन मोल प्रैक्टिस की जो गलत काम होते थे उनमें कमी आई है कन्वर्टिबिलिटी के बाद। ए सेल्फ पैरिसिंग मैकेनिज्म। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। किसके क्या एडवांटेज है, इसका पहला जो है इसका अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लो फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इनटू अ कंट्री फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर। इट अलो कन्वर्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज ब्रोट इनटू एज कैपिटल टू कन्वर्ट इनटू रुपी एट मार्केट रेट विच मेक्स द इन्वेस्टर इंकरेजिंग। कि ये जो हमारे इन्वेस्टर है उनके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारे पास जो है खुद की करेंसी उसको स्ट्रॉन्ग करने की भी अपने अपने पॉइंट्स है। एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड ईजिली, कि हमारा रुपीज़ कन्वर्टिबल है तो हम किसी भी देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास रुपीज़ है तो किसी भी देश में जाके एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इससे क्या बढ़ा है कि हमारी जो रुपी है करेंसी, वो उसकी मोबिलिटी बढ़ी है, वो अब किसी भी देश में चल सकती है, कोई इश्यू नहीं है। फिर है इम्प्रूव एक्सेस ग्लोबल मार्केट। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इसके लिए आपका थैंक्स। आज आपने ध्यान सुना।